नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अक्टूबर सन 2024 आज यानी एकादशी तिथि सोमवार सुबह 7:51 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में दीपावली पर इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी, 24 घंटे रहना होगा अलर्ट। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में आनाकानी करने वाले अस्पतालों पर गिरेगी गाज, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया आदेश। हरियाणा वन विभाग भर्ती नियमों में हुआ संशोधन, महिला अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत, बताएंगे पूरी अपडेट। HKRN के भंग होने की अफवाह पर सरकार ने लगाई विराम, पहले की तरह होती रहेंगी भर्तियां। किसानों के लिए एक जरूरी खबर, हरियाणा की अनाज मंडियों में 4 दिन रहेगी छुट्टी, नहीं होगी फसल खरीद, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुलम बनेगा, स्वामी रामदेव का ऐलान, CM बोले हर संभव मदद देंगे, योग गुरु ने सैनिक को बताया नायाब। शमशेर सिंह गोगी बोले हुड्डा को 20 साल आजमा लिया, पार्टी को घटाने का काम किया, इनके नेतृत्व में एक इलेक्शन नहीं जीती कांग्रेस। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने धांधली सामने आने के बाद 2022 के राजस्व अधिकारी यानी RO ग्रेड 2 और कार्यकारी अधिकारी यानी EO ग्रेड 4 की भर्ती परीक्षा रद्द की। 23 मार्च 2025 को दोबारा होगा एग्जाम। TVS रेडर का नया आईगोर वेरिएंट लॉन्च, कीमत 98,398, 125cc सेगमेंट में सबसे तेज बाइक का दावा। और इस बार दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिन का, 29 को धनतेरस और 31 को लक्ष्मी पूजा होगी, तो वहीं 1 नवंबर को रहेगी स्नान दान की अमावस्या। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान जताया गया है। बारिश के आसार भी न के बराबर हैं। हालांकि सुबह के समय प्रदूषण के चलते धुंध की चादर देखने को मिलेगी। सुबह शाम मौसम ठंडा बना रहेगा, लेकिन धूप निकलने से दिन में आसमान साफ रहेगा और गर्मी का भी एहसास होगा। 1 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में गिरावट दर्ज देखने को मिलेगी। दीपावली के बाद से ही प्रदेश में ठंड का एहसास होना शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 17 शहरों में प्रदूषण से आबो हवा खराब हो चुकी है। AQI 496 के साथ सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो रेवाड़ी का दारू एड़ा रहा। ऐसे ही कुछ हालात अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, मानेसर, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा यंग प्रोफेशनल्स व फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेज सकता है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 5 नवंबर 2024 को रहेगा। फील्ड असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए, तो वहीं यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट पास होने चाहिए। ये भर्ती बिल्कुल फ्री है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन सीधे इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर और झज्जर में दीपावली पर आतिशबाजी से किसी तरह की आगजनी और उससे होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। झज्जर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया है। दिवाली पर पटाखों से आगजनी की घटना को देखते हुए झज्जर और बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में 5-5 बेड का बर्न वार्ड बनाया गया है, जिसमें जरूरत के अनुसार सभी सामान उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बर्न मरीजों के लिए आवश्यक दवाइयों की खेप उपलब्ध करवा दी गई है। झज्जर और बहादुरगढ़ में 3 शिफ्टों के हिसाब से 30 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रत्येक शिफ्ट में 10 एम्बुलेंस चालकों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं एम्बुलेंस चालकों की छुट्टी व रेस्ट को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दिवाली पर्व पर इमरजेंसी वार्ड में 1 डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात होंगे। अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी ऑन ड्यूटी रहेंगे। विशेष तौर पर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ऑन कॉल रहेंगे, जो जरूरत के अनुसार मरीजों का इलाज करेंगे। हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। मंत्री पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग तथा मेडिकल एजुकेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए आरती राव ने कहा कि कई निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड धारकों से मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं या फिर उन्हें भर्ती करने में आनाकानी दिखा रहे हैं। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि सरकार के पैनल पर काम
काम करने वाले अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों को परेशान न करें। जो अस्पताल लोगों को परेशान कर रहे हैं उनकी इम्पेनलमेंट को रद्द किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने में कोताही करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में वन विभाग में भर्ती के लिए अब तक महिला अभ्यर्थियों की छाती नापी जा रही है। अब इस बारे में हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले साल जुलाई महीने में वन विभाग में भर्ती के लिए सरकार ने महिला अभ्यर्थियों की छाती का सामान्य आकार 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर छाती की शर्त शामिल की गई थी, जिसका काफी विरोध किया गया। विवाद होने के बाद तत्कालीन हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि ऐसी सभी भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानदंडों के आधार पर ही होती रही है। पहले भी इन शारीरिक मानकों के आधार पर 22 महिला वन रक्षकों और 4 महिला वनपालों की भर्ती भी हुई थी, पर विरोध के चलते अब इस नियम को हटा लिया गया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक बात करें तो रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित अन्य पदों के लिए महिलाओं के शारीरिक माप टेस्ट यानी पीएमटी में छाती का माप नहीं लिया जाएगा। अब नियम बदल दिए गए हैं, जिससे महिला अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। हरियाणा में HKRN के तहत काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से ग्रुप C और ग्रुप D के लगभग 24,000 पदों पर परिणाम जारी किया गया है। सरकारी भर्तियों का परिणाम जारी होने के बाद भी कच्चे कर्मचारियों को हटाया नहीं गया है और न ही एक भी कर्मचारी को हटाया जाएगा। वर्तमान में कुछ खबरें आ रही थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जा सकता है, पर इन अफवाहों के बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को भंग नहीं किया जाएगा। पहले की अपेक्षा और बेहतर तरीके से इसको संचालित किया जाएगा। इसके अच्छी तरह संचालन से प्रदेश के और भी लोगों को नौकरी का मौका मिल पाएगा। HKRN के जरिए भर्ती हुए SST अध्यापकों की नौकरी भी सेफ रहेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया था कि सत्ता में आते हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाएगा। हरियाणा में दिवाली के बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उन पर सरकार जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। जिले के SP और DC तक के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। फिलहाल इस विषय में सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है उनके अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करवाई जा रही है, जिनके बारे में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में शिकायत मिली थी। यह वे अधिकारी थे जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव में दूसरे दल के नेताओं को लाभ पहुंचाया है। इनमें कई जिलों की DC, SP, SDM और DSP रैंक के अधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं। जल्द ही सैन्य सरकार इनका ट्रांसफर कर सकती है। इसी महीने की अंतिम तारीख यानी 31 अक्टूबर को मुख्य सचिव TVSN प्रसाद रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद अफसरशाही में बदलाव हो सकते हैं। पद संभालते ही हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने अंबाला छावनी बस स्टैंड के कायाकल्प के लिए 92,37,000 रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। कुछ समय पहले ही अनिल विज द्वारा अंबाला छावनी बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उन्हें कई प्रकार की खामियां देखने को मिली थी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से बस स्टैंड इंचार्ज को भी निलंबित करने के आदेश जारी किए थे। अनिल विज द्वारा अंबाला से दिल्ली बस के द्वारा सफर किया गया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी जाना। उन्होंने करनाल और पानीपत बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया और बस स्टैंड के ढांचागत सुधार के लिए काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यह धारूहेड़ा कस्बे के बस स्टैंड की बिल्डिंग का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। रोडवेज की ओर से जो एस्टीमेट बनाकर भेजा गया था उसे मंजूरी मिल चुकी है और 12 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि PWD विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है। ऐसे में बहुत जल्द PWD विभाग की ओर से बस स्टैंड की बिल्डिंग का नए सिरे से निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बता दें कि धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते यहाँ रोजाना हजारों लोगों का आवागमन रहता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस स्टैंड न होने के चलते लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। धारूहेड़ा में नए बस स्टैंड का निर्माण इसलिए भी जरूरी है कि यहां से आवागमन के लिए दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, मानेसर, कोटपुतली, निमराना, कोटा, भिवाड़ी, अलवर, तिजारा, खुशखेड़ा, पलवल, सोहना, आगरा, मेवात, बावल व रेवाड़ी समेत तमाम शहरों के लिए यहां से लोग दिन भर गुजरते हैं। हरियाणा की अनाज मंडियों में खरीफ फसलों की आवक लगातार जोर पकड़ रही है। बड़ी संख्या में किसान धान लेकर मंडियों में पहुंच भी रहे हैं। इन सबके बीच किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। इस सप्ताह त्योहारी सीजन के चलते मंडियों में 4 दिन की छुट्टी रहेगी, यानी इन 4 दिनों में मंडियों में फसल की खरीद नहीं होगी। जिला प्रशासन की ओर से व्यापारियों को आदेश दिया गया है कि जिनका नंबर आए उसी किसान को मंडी में बुलाया जाए। व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश भादु की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि मंडी में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 30 व 31 अक्टूबर और 1 व 2 नवंबर तक पूर्णतः अवकाश रहेगा। ऐसे में 4 दिनों तक मंडी में किसी भी तरह का खरीद कार्य नहीं होगा। ऐसे में व्यापारियों व एजेंसियों से कहा गया है कि 29 अक्टूबर तक मंडी में जो भी फसल आई हुई है उसकी खरीद कर लें। इसके अलावा किसानों से अपील की गई है कि वो 4 दिनों तक मंडी में अपनी फसल लेकर न आए। अगर लेकर आएंगे तो उन्हें बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों पर चल रहा घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हार का ठीकरा एकता न होने पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे कार्यकर्ता हो गए हैं जो सिर्फ टिकट चाहते थे। अगर संगठन होता तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी से बाहर नहीं जाते। इससे पहले कुमारी शैलजा भी संगठन न होने के चलते ऐसे सवाल खड़े कर चुकी है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा था। हुड्डा ने तो इसकी जांच न होने पर कोर्ट तक जाने की बात कही है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा में संगठन नहीं था, संगठन होता तो गुटबाजी की सोच भी ढीली पड़ जाती। संगठन का पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो तो वह पार्टी से बाहर जाने के बारे में 10 बार सोचेगा कि जाऊं या न जाऊं। जब कोई यह सोचे कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं, बस टिकट मिल जाए, टिकट मिले तो आप कार्यकर्ता हो और न मिले तो आपका कांग्रेस की कार्यशैली और अनुशासन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर वह गुट में बदल जाता है। वहीं हरियाणा चुनाव में माहौल के बावजूद हार हुई तो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें राहुल गांधी ने हार की वजह पर कहा कि हमारे नेताओं के इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर हो गए हैं। जयपुर और सीकर के बीच बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में श्याम बाबा के दर्शनों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मंदिर कमेटी की ओर से तय किया गया है कि दीपावली पर्व पर 19 घंटे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। सभी श्याम भक्तों से अपील की जाती है कि दिनांक 31/10/2024 को दीपावली पर्व पर श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के चलते श्री श्याम प्रभु के दर्शन दिनांक 30/10/2024 को रात्रि 10 बजे से लेकर दिनांक 31/10/2024 को सायंकालीन 5 बजे तक आम दर्शनार्थ बंद रहेंगे। अतः इस अवधि उपरांत दर्शन हेतु पधारें। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन समय की बात करें तो सर्दी के मौसम में सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 4:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 20 साल तक आजमा लिया है। साल 2005 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो 67 विधायक बने थे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 3 इलेक्शन लड़े गए। उन्होंने पार्टी को घटाने का काम किया है। पार्टी कभी उनके नेतृत्व में नहीं जीत पाई है। कांग्रेस को किसी दूसरे नेता को आजमा कर देखना चाहिए। यह बात कांग्रेस नेता और असंध से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कही। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस से लड़ रही है, उनकी भाजपा से लड़ाई ही नहीं है। भाजपा के लोग समाज को बांट रहे हैं। संविधान के खिलाफ बात करने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मुझे नायब सिंह सैनी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पहली बार ऊंटों की रैली निकाली जाएगी। वहीं राज्यों का दूध निकालने का कंपटीशन होगा। 3 मिनट में जो गाय का सबसे ज्यादा दूध निकालेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। 2 नवंबर से शुरू होने वाले पुष्कर मेले के कार्यक्रमों को प्रशासन फाइनल रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं मेले को लेकर होटल और रिसोर्ट भी करीब 70% बुक हो चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान सहित 60 से ज्यादा देशों के टूरिस्ट मेला देखने पहुंचेंगे। 15 दिन के मेले को लेकर टूरिस्ट की भीड़ को देखते हुए टूर एंड ट्रेवल कंपनियां भी पैकेज ऑफर कर रही है। पर्यटन विभाग ने मेले का प्रोग्राम भी तय कर लिया है। मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक यात्रा के साथ पशुओं की प्रतियोगिता भी होगी। पशुपालक अपने ऊँटों को मेले में लाना शुरू हो चुके हैं। ऊँटों के अलावा घोड़े व विभिन्न प्रजाति के पशु भी आते हैं। साथ ही पशुपालकों के लिए अन्नपूर्णा रसोई, पर्याप्त पानी और रोशनी की व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें कि पुष्कर का 15 दिवसीय मेला 3 चरणों में होता है। पहला चरण की बात करें तो पशु मेला दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होता है। पशुपालक अपने पशुओं को बेचने और खरीदने के लिए लेकर मेले में आने शुरू हो चुके हैं। दूसरे चरण की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी से शुरू होता है। इस दिन मेला स्टेडियम में ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत आगाज करते हैं। इस दिन से खेलकूद और पशु प्रतियोगिता और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते हैं। आखिरी चरण की बात करें तो इसमें धार्मिक मेला देवउठनी एकादशी को शुरू होता है। 5 दिवसीय धार्मिक मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर होने वाले महास्नान के साथ संपन्न होता है। टीवीएस मोटर ने टीवीएस रेडर का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नया वेरिएंट भारत में अपने पोर्टफोलियो में शामिल सबसे पॉपुलर इस कंप्यूटर बाइक की 10 लाख यूनिट की बिक्री के मौके पर पेश किया है। इसकी कीमत की बात करें तो 98,398 रुपए, जो कि दिल्ली एक्स शोरूम रखी गई है। रेडर आईगो में कई सारे फीचर्स और परफॉर्मेंस अपग्रेड किए गए हैं। कंपनी ने बाइक को बूस्ट मोड के साथ पेश किया है, जो आईगो असिस्ट टेक्निक पर बेस्ड है। बूस्ट मोड एक्टिव होने पर इसमें 0.55 Nm का अतिरिक्त टॉर्क मिलता है, जो कि 11.75 Nm तक पहुंच जाता है। इससे यह तेजी से ओवरटेक कर सकती है। कंपनी का दावा है कि रेडर आईगो 125 सीसी बाइक सेगमेंट में सबसे तेज बाइक है, जो कि 5.8 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसके साथ ही आईगो वेरिएंट में स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बाइक के माइलेज को और भी बेहतर बनाता है। ये बजाज पल्सर N125 और हीरो एक्सट्रीम 125R को टक्कर देती हुई भारतीय बाजार में दिखाई देगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।